Hello guys, I am BK Misra from Bhagalpur, Faculty of Biology. Today our topic is mechanism of breathing. Mechanism of breathing. Actually, our lungs is formed of involuntary muscle. So we cannot expand or contract our lungs according to our wish. It is regulated by vertebra, sternum, ribs, diaphragm. So we can understand it with the help of this diagram. This is ribs, vertebra. This is sternum. This is rib. This is external, intercostal, muscle. And this is internal, intercostal, our cavity is divided into lower one abdominal cavity and upper one is thoracic cavity. In between these two cavity a membranous structure is present that is called diaphragm.
यहाँ पर हमने दो मसल आपको दिखाया है, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है और एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है। रिब की कुछ न कुछ मोटाई होगी, तो आगे वाला जो रिब है इसके अपर पोर्शन से यह जुड़ा हुआ होता है, यानी डॉर्सल सरफेस से, और इसका जो पेनल्टीमेट ठीक पीछे वाला सक्सेसिव रिब है इसके यह नीचे वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के केस में यह पीछे वाले रिब के अपर पोर्शन से जुड़ा हुआ होता है और आगे वाले रिब के लोअर पोर्शन से यह जुड़ा हुआ होता है। और इसकी यह खूबी होती है कि जिस जगह से यह ओरिजिनेट करता है उसी तरफ यह कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन। जब कभी ऑक्सीजन की कमी होती है तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल स्टिमुलेट हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी यानी ब्लड में, तो यह अगर स्टिमुलेट करेगा तो इसका ओरिजिन ये पीछे वाले रिब में जिस जगह पर यह जुड़ा हुआ है यहीं से इसका ओरिजिन है, तो यह इसको क्या करेगा, आगे वाले रिब को पीछे की तरफ खींचेगा, यानी आगे वाला रिब यूं है टेढ़ा, ये देखिए ये टेढ़ा हम दिखा रहे हैं। अगर यह सीधा होगा तो यह स्टर्नम को, ये हड्डी जो है यहां पर आपका स्टर्नम है, तो यह स्टर्नम को आगे की तरफ धकेलेगा, ये आगे की तरफ धकेलेगा, और पीछे की तरफ हमने कहा यहां पर डायफ्राम प्रेजेंट होता है जिसमें रेडियल मसल है। तो अगर यह आगे की तरफ आएगा तो शुरू में यह एंटेरियरली कर्व्ड है, आगे की तरफ यानी थोरेसिक कैविटी की तरफ मुड़ा हुआ है। तो यह अगर सीधा होगा तो इस जगह भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और इस जगह भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी एंटेरियर और पोस्टीरियर पोर्शन दोनों जगह यह वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करता है तो प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए प्रेशर डिक्रीज करेगा। इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए एयर नॉस्ट्रिल से नेजल चेंबर में आएगा और नेजल चेंबर से यह इंटरनल नेरिस में जाएगा, इंटरनल नेरिस से यह ग्लोटिस में जाएगा और यहां से यह ब्रोंकी में जाएगा, ब्रोंकी से यह प्राइमरी ब्रोंकी में जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकी से सेकेंडरी ब्रोंकी में आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकी से ब्रोंकियोल में जाएगा, ब्रोंकियोल से यह रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में आएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से अल्वियोलर डक्ट में जाएगा, यहां से यह अल्वियोलर सैक में जाएगा और अल्वियोलर सैक से फाइनली यह अल्वियोली के अंदर आएगा। एक्चुअली यह आगे वाला जो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है यही विंड पाइप है, इसी को हम ब्रोंकी कहते हैं। और लंग्स दो तरफ डिवाइड है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो इनिशियल स्टेज में यह बाइफरकेट कर जाता है और एक एक दोनों लंग्स में अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद यह अगेन एंड अगेन डिवाइड होता चला जाता है। तो जैसे ही इनसाइड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज करेगा,
तो एयर यही रूट पकड़ेगा और इस रूट के रास्ते यह एल्वियोली के अंदर आ जाएगा। अब इस एल्वियोली में, दिस इज एल्वियोली, इधर से आया है वेनस ब्लड, और इधर से निकल रहा है आर्टेरियल ब्लड। तो यहां पर ब्लड कैपिलरीज का प्लेक्सस बना हुआ है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, यानी वेनस ब्लड का है। यहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर 64 mmHg है। PO2 इन ब्लड, या वेनस ब्लड लिख लीजिए। यहां पर जो इंस्पिरेशन के द्वारा एयर आया है, यहां पर PO2 यानी O2 का प्रेशर 104 mmHg है। ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इनटू वेनस ब्लड। अब यहां पर CO2 का प्रेशर 44 mmHg है, किसमें? वेनस ब्लड में। और PCO2 40 mmHg है इस एल्वियोली के अंदर। तो ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट ब्लड से CO2 निकलकर एल्वियोली में आएगा और एक्सपिरेशन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है, जो इसको अब फिर से पीछे की तरफ खींचेगा तो यूं यह रिब टेढ़ा हो जाएगा। अगर रिब टेढ़ा हुआ तो यह एस्टर्नम को ऊपर की तरफ खींच लेगा, इनसाइड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, तो इसका प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करने के कारण यह इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहेगा और यह एयर रिवर्स रूट लेगा और CO2 हमारे नॉस्ट्रिल के रास्ते एयर में वापस चला जाता है। तो इसको हम कहेंगे एक्सपीरेशन। तो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन किस ढंग से हमारे लंग्स के अंदर होता है, ये इस टॉपिक में हमने आपको बताया है। थैंक यू।